वेलकम। आज हम करेंगे क्लास 11 एमबीएफ बुक केमिस्ट्री चैप्टर 16 हाइड्रोकार्बन्स। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इस पूरे चैप्टर को मैं एक वीडियो में कवर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक जाहिर सी बात है वो होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है और इनको आगे से दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक एलिफेटिक आ जाती है और दूसरी एरोमेटिक। एरोमेटिक में तो वो रिंग स्ट्रक्चर आते हैं जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है और उसके अलावा जो बाकी जितने रिंग वाले स्ट्रक्चर हैं जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती और उसके अलावा बाकी ओपन चेन स्ट्रक्चर वो सारे एलिफेटिक में आ जाते हैं। और ये आपको जैसे टेबल इधर नजर आ रहा होगा कि एलिसाइक्लिक जो होते हैं वो क्लोज्ड चेन या रिंग स्ट्रक्चर आप कह लें कि जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती। बाकी सारी रिंग्स जैसे ये पेंटेन है ये रिंग्स होती है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होती। अब बेंजीन रिंग में आपको नेक्स्ट पेज पे है वहां पर बताऊंगी कि क्या होती है। नेक्स्ट ये जो ए साइक्लिक है ये तो सारे ओपन चेन स्ट्रक्चर हैं। इनमें सैचुरेटेड भी आ जाते हैं अनसैचुरेटेड यानी जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। एल्कीन्स को ओलेफिन्स भी कहते हैं और एल्काइंस को एसिटाइडीन्स भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। नेक्स्ट ओपन चेन में ये होता है कि टर्मिनल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। टर्मिनल प्रेजेंट कार्बन प्रेजेंट होता है ये टर्मिनल जैसे ये एंडिंग कार्बन होता है। जैसे ये है ये आपको पता चल रहा है ये एंड हो रहा है यहाँ पर आप कह लें कि यहाँ पर एंड हो रहा है। ये टर्मिनल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है सैचुरेटेड में यानी एल्केन्स में, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स और एल्काइंस आते हैं। तो अल्कीन्स में हमारे पास होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है और अल्काइंस में हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड होता है कार्बन और इनको पोलियाइंस भी कहते हैं, इनको पोलिन्स भी कहते हैं। और इसके साथ साथ आपने इनकी एक एग्जांपल भी कर लेनी है। ये तो वही पिछला कंसेप्ट है तो मैंने सोचा इसको मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूं आपका। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, वो जिनमें टर्मिनल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। टर्मिनल कार्बन यहाँ पर आपको कोई पता नहीं चल रहा होगा स्विंग स्ट्रक्चर में कहाँ से स्टार्ट हो रही है या कहाँ पर एंड हो रही है, बस ये रिंग है एक। ये एलिसाइक्लिक है यानी बेंजीन रिंग नहीं है। अब ये याद रखना है कि ये भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है यानी इसमें भी 6 कार्बन स्ट्रक्चर है लेकिन ये बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग भी बेसिकली 6 कार्बन हेक्सागोनल यानी स्ट्रक्चर होता है। हेक्सा मींस 6 यानी इसमें भी 6 कार्बन होते हैं लेकिन उसकी खासियत ये होती है कि इसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होता है यानी एक डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है। जबकि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है लेकिन इसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड नहीं है तो इसको हम हेक्सेन कह रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन। और ये हमारे पास एलिसाइक्लिक में आ जाएगा जबकि बेंजीन रिंग हमारे पास एरोमेटिक में आती है। नेक्स्ट ये एरोमेटिक में बेंजीन रिंग वाले स्ट्रक्चर आते हैं, ये अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। अब रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स देख लेते हैं। अल्केन जो है वो काफी कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव कह लें। ये ज्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करते। क्यों? ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है तो आपने दोनों एक्सप्लेन करनी है। इनके नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं यानी इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है बहुत कम होता है तो ये एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये पोलर नहीं होते, कोई इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स नहीं होते, ये नॉन पोलर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो दो बॉन्डेड एटम यानी दो कार्बन उनके दरमियान में बॉन्ड बना हुआ है तो वो बॉन्डिंग एटम होंगे, उनके न्यूक्लियाई ने स्ट्रांगली हेल्ड करके रखी होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन कह लें और ये उनके बहुत क्लोज होते हैं। जबकि पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द एक्सिस होती है, ये बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम होती है सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इनके इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली हेल्ड करके रखा होता है दो न्यूक्लियाई के एटम से, इसीलिए काफी स्ट्रांग बॉन्ड होता है। और हमें पता है कि एल्केन्स में होता ही सिंगल बॉन्ड है जो कि सिग्मा बॉन्ड है तो इसीलिए ये कम रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते। लेकिन कुछ केसेस में जैसे हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाते हैं उनमें एक रिएक्शन आ जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, दूसरा आता है क्रैकिंग। फ्री रेडिकल वो जिसमें एक फ्री रेडिकल आके सब्स्टिट्यूट कर देगा हैलोजन को, सब्स्टिट्यूट यानी रिप्लेस कर लेगा, उसकी जगह ले लेगा। अब ये आपने चैप्टर 15 में किया होगा लेकिन फिर मैं थोड़ा सा बता दूं। इनिशिएशन वो होता है जिसमें आप एक हेलोजन को मतलब एक हेलोजन इस तरह से कि Cl2 जो होता है स्टेबल होता है क्लोरीन मॉलिक्यूल, उसको आप स्प्लिट करके उसके फ्री रेडिकल जनरेट कर रहे हैं। होमोलिटिक फिजन यानी दो एक जैसे में होना, तो जैसे दो Cl2 है तो
दोनों जाहिर सी बात है एक तरह से एक स्ट्रेंथ से खींचेंगे उस इलेक्ट्रॉन को, तो दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। और फ्री रेडिकल वो होती है, एक रिएक्टिव स्पीशीज होती है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब इनिशिएशन में फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। अब नेक्स्ट फेज में ये जाके एल्केन के साथ, जैसे यहाँ पर इथेन है उसके साथ जाके रिएक्ट करेगा फ्री रेडिकल, और इथेन फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर देगा। हमें पता है कि इथाइल या जो अल्काइल होता है वो एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो वो अल्काइल बन जाता है। अब इसने रिएक्ट किया था उसके साथ और इसकी हाइड्रोजन को कह लें कि अपने साथ ले गया और ये HCl बना लिया, और पीछे ये रह गया एक कार्बन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये फ्री रेडिकल बन गया। अब नेक्स्ट इसी स्टेप में ये होगा कि ये जो इथाइल फ्री रेडिकल था ये जाके क्लोरीन के स्टेबल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और एक क्लोरीन को अपने साथ मतलब अटैच करवा लेगा, जो हाइड्रोजन की जगह आके लग जाएगी। अब ये स्टेबल हो गया, ये क्लोरो इथेन बन गया, यानी एक क्लोरीन लगी हुई है। और साथ इसके हमारे पास बन जाएगा फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल दोबारा से बन गया। ये दोबारा से वही रिएक्ट करेगा उस के साथ और दोबारा से इथाइल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर देगा। इसी तरह अगर क्लोरीन एक्सेस में हो तो वो सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, और नाम इस तरह से कि फर्स्ट वाले कार्बन के साथ अगर आप दूसरा हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह क्लोरीन लगा देते हैं तो फिर आपके पास बन जाएगा 1,1 डाइक्लोरोइथेन। फिर अगर तीसरा रिमूव कर देते हैं 1,1 ट्राइक्लोरोइथेन, और जो मैक्सिमम आपके पास प्रोडक्ट आएगा वो हेक्साक्लोरोइथेन होगा 1,1,1,2,2,2, यानी 3 हाइड्रोजन फर्स्ट वाले कार्बन से आपने रिमूव किए और 3 आपने सेकंड वाले से रिमूव किए, और हेक्सा यानी 6 क्लोरीन अटैच करवा दिए अंदर। फिर आता है ये टर्मिनेशन फेज, यानी इसमें दो फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करेंगे और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना देंगे। ये किसी भी टाइम हो सकता है कि ये रिएक्ट करके स्टेबल मॉलिक्यूल बना दें, तो उधर आपका रिएक्शन रुक जाता है, खत्म हो जाता है। ये डेथ ऑफ फ्री रेडिकल्स है। जैसे ये क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल फर्स्ट रिएक्शन में दिखाया हुआ है कि ये 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके इन्होंने क्लोरीन मॉलिक्यूल बना दिया है। इसी तरह इथेन इथाइल फ्री रेडिकल जो आपने प्रोड्यूस किया था ना, वो रिएक्ट करेगा क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ, यानी ये बताया कि 2 रेडिकल आपस में रिएक्ट करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना देंगे, तो ये डेथ ऑफ फ्री रेडिकल टर्मिनेशन है। नेक्स्ट शेप ऑफ इथेन एंड साइक्लोप्रोपेन, इन टॉपिक्स में कुछ इतना खास है नहीं, आपको सिग्मा बॉन्ड और ये सारा कुछ वैसे भी पता है, ये आपने वेस्पर थ्योरी में भी किया हुआ है कि इसकी आप बस यहाँ से थोड़ा सा हाईलाइट कर लें कि टेट्राहीड्रल इसका जो है वो शेप, टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट या कह लें टेट्राहीड्रल शेप है, 109.5 डिग्री एंगल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इथेन मॉलिक्यूल का। बाकी आपने इसको एक बार पढ़ लेना तो आपको समझ आ जाएगी। यही बताया हुआ कि सिग्मा बॉन्ड है, इसने आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ, यानी सिंगल बॉन्ड सिग्मा ही होता है। इसी तरह साइक्लोप्रोपेन, उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट है। इसमें जो कार्बन का आपस में इंटरनल एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, जबकि बाहर वाला जो एंगल होता है कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का, या इस तरह कह लें कि ये हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन ये बॉन्ड जो है वो 109.5 डिग्री का, या इस तरह भी कह लें कि हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। इसके 2 मेथड हैं, डिहाइड्रेशन यानी आपने वाटर, हाइड्रा वाटर से वर्ड निकला है, आपने वो रिमूव करवाना है अल्कोहल में से वाटर। इस तरह इसमें आप कैटलिस्ट ये चीजें याद रखने वाली होती हैं, एल्यूमिना ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको एल्यूमिना भी कहते हैं, इसको आप एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी और कैटलिस्ट भी यूज करें। इसके अलावा आप सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड को भी यूज कर सकते हैं। आपने एक कार्बन से जिसके साथ अल्कोहल में क्योंकि OH ग्रुप होता है, आपने वो रिमूव करवाना है, तो बिल्कुल उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करवानी है, तो यहाँ से आपका वाटर निकल जाएगा, यानी डिहाइड्रेशन हो गई। और फिर कार्बन कार्बन का क्योंकि उनका दोनों का एक बॉन्ड कम हो गया तो वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, वो इथीन बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं कि 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने हुए हैं और 2 आपस में। नेक्स्ट आता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसमें आप हेलोजिनो अल्केन वो होता है जिसमें आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करवा के उसकी जगह हेलोजन अटैच करवा देते हैं। तो एक कार्बन से आप हेलोजन रिमूव करवाएंगे बिल्कुल उसके साथ वाले से हाइड्रोजन, तो हाइड्रो यानी हाइड्रोजन रिमूव करवाइए और हेलोजन भी रिमूव करवाइए, डी क्यू के साथ लगा हुआ रिमूव करवाया गया, तो इसको एलिमिनेशन भी कहते हैं क्योंकि आप मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट करवा रहे हैं। इसमें आप यूज करते हैं हॉट एथेनोलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड वर्ड यूज होता है OH के लिए और सोडियम NaOH
हॉट एथेनॉलिक आप यूज कर रहे हैं, तो जो आपका OH है ना, इसका NaOH का OH पार्ट, ये जाके हाइड्रोजन जो आपने रिमूव करवाई थी उसके साथ अटैच होकर वाटर बना देगा, और जबकि Na ये अटैच होगा उस हेलोजन पार्ट के साथ। अगर यहाँ पर हमने हेलोजन पार्ट दिया है Br, अगर इसकी जगह Cl होता तो NaCl बन जाता। बहरहाल यहाँ पर बना हुआ है NaBr। इन रिएक्शंस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको अच्छी तरह से आएगा। आपने याद रखना है कि कैसे एल्कीन को प्रिपेयर किया जाता है, कौन से 2 मेथड है, उसमें कैटलिस्ट कौन से यूज करते हैं। मैं तो बस इन ये टर्म्स का ही आपको बता सकती हूँ कि कैसे, यानी डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर रिमूव करवाना। मुझे नहीं पता कि इन रिएक्शन को किस तरह मैं और अच्छा एक्सप्लेन कर सकूँ। बाकी ये इसमें ये है कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसका एंड पैराग्राफ में आता है, और एक ये कि पाई बॉन्ड क्यों वीकर है। इसकी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द एक्सिस होती है। इसको 2 कार्बन एटम यानी बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई ने वीकली हेल्ड किया होता है, यानी ज्यादा जोर से नहीं कह लें, ज्यादा ताकत से नहीं पकड़ा होता, तो इसलिए ये वीक बॉन्ड होता है। इसके साथ कोई भी चीज आकर रिएक्ट कर जाती है, रिएक्ट करके मतलब इसको अपने साथ ले जाती है कह लें। तो इथीन जो है वो इथेन से क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, इसकी वजह यह है कि इसमें वीक यानी पाई बॉन्ड भी होता है जो कि वीक बॉन्ड है, तो इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है इथेन से यानी अल्केन से। और नेक्स्ट इथीन इथाइन से भी ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड लेंथ है ना इथीन की वो ज्यादा है, यानी बड़ी है, यानी एक दूसरे से ज्यादा दूर है, तो जाहिर सी बात है उस तरह से इनकी अट्रैक्शन और कम हो जाएगी। इनका जो बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड वो और ज्यादा डिफ्यूज बॉन्ड होगा, ज्यादा एक्सपोज बॉन्ड होगा, तो ये ज्यादा रिएक्ट कर जाएगा। जबकि जो इथाइन है उनकी बॉन्ड लेंथ इथीन से थोड़ी सी कम होती है, इसलिए वो इथीन से ज्यादा कम रिएक्टिव होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपने ये कर लेना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन्स। इसमें हाइड्रोजनेशन आ जाता है, यानी हाइड्रोजन आपने ऐड करवानी है एल्कीन में। एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगी और एक यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आप ऐड करवा रहे हैं H2, तो उसमें से एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगी एक कार्बन के साथ और दूसरी दूसरे। अगर आपके पास कोई लॉन्ग चेन उन्होंने दी हुई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कि जिधर मर्जी उधर हाइड्रोजन ऐड करवाते रहें। जिन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है उधर ही हाइड्रोजन ऐड करवानी है, और ये हाई टेम्परेचर पे होता है। उसके अलावा ये मार्गरीन की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में यूज होता है यही रिएक्शन। और दूसरा आपने ये चीज जो याद रखने वाली है इसमें कि कैटलिस्ट कौन सा है आप यूज करते हैं, निकल या प्लेटिनम यूज करते हैं, और हीट यानी हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है। तो आपने इधर से रिमूव करवाई यानी इनका ये बॉन्ड तोड़वाया, तो जाहिर सी बात है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो आपने उधर हाइड्रोजन ऐड करवा देनी है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हो रही है एक यहाँ पर, तो ये CH3 बन जाएगा, और इनका ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, तो आपका एक सिंगल बॉन्ड रह जाएगा पीछे। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन भी आपने ऐड करवानी है और हेलोजन भी। अब नॉर्मल जैसे ये इथीन जैसे मॉलिक्यूल में तो ठीक होता है कि एक कार्बन के साथ आप हाइड्रोजन ऐड करवा दें, दूसरे के साथ आप हेलोजन ऐड करवा दें, लेकिन अनसिमेट्रिकल कार्बन आ जाए, यानी इथीन के जो दोनों कार्बन थे उन दोनों के पास तो 2-2 हाइड्रोजन थे, तो उसमें तो आप किसके पास भी हाइड्रोजन ऐड करवा दें, किसी के पास भी आप हेलोजन ऐड करवा दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल कार्बन आ जाए, जैसे इस कार्बन के पास आपके एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड आ गया, और आपका ये जो है वो आपने जो ऐड करवाना है वो भी अनसिमेट्रिकल है, यानी एक Br इसका पार्ट है और दूसरा ये H। तो इस केस में आप मार्कोनिकोस रूल देखते हैं, उसको मैं आपको सीधी तरह बता दूं तो वो ये होता है कि आप हाइड्रोजन उस कंपाउंड में उस कार्बन में ऐड करवाते हैं जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो, यानी इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास एक, तो ज्यादा किसके पास है, इस वाले के पास, तो आपने जो हाइड्रोजन है वो इसके पास ऐड करवानी है, तो फिर ऑटोमेटिकली Br इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो जब उसने इसका रिएक्शन करवाया था ना इस कंपाउंड का प्रोपीन का HBr के साथ, तो 2 तरह के उसको प्रोडक्ट मिले थे। एक जो है वो टर्शरी नहीं सॉरी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वाला था, और दूसरा जो था वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन वाला था। अब पहले मैं इसको आपको इसका मैकेनिज्म समझाती हूँ, तो फिर ये आपको पता चलेगा ये कार्बोकेटाइन है क्या चीज और मेजर प्रोडक्ट क्या आया था आपके पास। ये है HBr, इसने रिएक्ट किया, इसका मैकेनिज्म है, पहले ये हाइड्रोजन सिर्फ रिएक्ट करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है कि एक इस कार्बन के साथ एक बार आके अटैच हो जाएगा, 2 पॉसिबिलिटीज अलग अलग दिखाई है कि फर्स्ट वाले कार्बन के साथ अटैच हो गया आकर और दूसरा इधर।
अब जिस कार्बन के साथ अटैच होगा तो उसके साथ वाला कार्बन उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यानी कार्बन केटाइन, पॉजिटिव चार्ज उस पे आ जाएगा। अब जब फर्स्ट वाला कार्बन बन रहा है केटाइन तो उसको हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन कह रहे हैं, जब दूसरा वाला कार्बन बन रहा है तो वो सेकेंडरी कार्बन केटाइन, यानी ये 2 और ये नॉट जो है इसको सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कहते हैं। अब जो कार्बोकेटाइन है उसमें आपके पास जो ब्रोमीन पीछे से रह गया, ब्रोमीन नेगेटिव, Br नेगेटिव रह गया क्योंकि हाइड्रोजन तो उसने पहले ही आके ऐड हो गया, तो ब्रोमीन वो आके इधर ऐड हो जाएगा जो पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ, तो फिर वो भी स्टेबल हो जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है यानी कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा। अब जो इसके दो प्रोडक्ट आए थे, यानी वो ये एक 2 ब्रोमोप्रोपेन आया था और एक 1 ब्रोमोप्रोपेन, और इसमें से मेजर प्रोडक्ट था वो 2 ब्रोमोप्रोपेन था। क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब पहले मार्कोनिकोस रूल को देख लेते हैं कि वो ये कहता है कि जब अनसिमेट्रिकल रीएजेंट जैसे HBr, ये अनसिमेट्रिकल है यानी हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है तो ये अलग अलग है ना, अगर Cl2 होता तो वो तो इसकी बात एक जैसे होते। जब व्हेन अनसिमेट्रिकल reagent attack on unsymmetrical alkene, hydrogen bond itself to the double bond carbon atom that bears more hydrogen atom, यानी ये जो हाइड्रोजन एटम है वो उस कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाके ऐड होगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, अब ये इस वजह से होता है और टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब ये है कार्बोकेटाइन, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो आर 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 अटैच है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कि यानी देते हैं इलेक्ट्रॉन के भाई अगर तुम्हारा जो लॉस हो गया वो उसको कंपनसेट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन देकर। अब ये जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन होता है इसके साथ असल में डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच होता है, डायरेक्टली एक कार्बन अटैच होता है, और इसमें डायरेक्टली 2 कार्बन यानी अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। आर का मतलब है अल्काइल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जबकि टर्शरी कार्बोकेटाइन वो होता है जिसके साथ डायरेक्टली 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होते हैं। हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, उसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है। तो जिसके पास देने वाला यानी तसल्ली देने के लिए कह लें कि तसल्ली देने के लिए एक इंसान है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, यानी वो ज्यादा मतलब अगर वो रो रहा है तो वो चुप कर जाएगा, या फिर जिसके पास 2 हैं वो, या फिर जिसके पास 3 है, सबसे ज्यादा बेहतर तो ये होगा, फिर उसके बाद ये, उसके बाद जिसके पास 1 है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं, उसको जो लॉस होता है यानी जाहिर सी बात है जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो कार्बोकेटाइन बनता है। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं, उसकी जो लॉस है उसको कंपनसेट कर रहे होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है ये सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, इसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं, तो इसकी हम स्टेबिलिटी को इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको थोड़ा सा आपने रीड आउट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मार्कोनिकोस रूल और ये स्टेबिलिटी वाला। अब हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, ये बेसिकली इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म कह लें, हमने बोला था कि सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 को कहते हैं, ये उसी का ओपन स्ट्रक्चर है, यानी जो सल्फर है वो बेसिकली 6 बॉन्ड बनाता है, 2 इस हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए और दो इसके साथ बनाए हुए ऑक्सीजन के साथ, और एक इसने इन ऑक्सीजन के साथ बनाया, तो ऑक्सीजन खुद 2 बॉन्ड बनाता है, तो उसने वो एक इस सल्फर के साथ बनाया और एक इस हाइड्रोजन के साथ, तो इस तरह इनका एक स्ट्रक्चर बनता है। तो बेसिकली इसमें होता ही है कि पहले ये अटैक करेगा इस पे, ये इस तरह से कह लें कि ये हाइड्रोजन आके इधर मतलब लग जाएगा कि ये CH3 बन जाएगा, इनका डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये CH2। अब क्योंकि इधर तो ये हाइड्रोजन आके लग गया तो इसकी तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए, लेकिन इसने ये बॉन्ड पूरे करने हैं तो ये बॉन्ड पूरे करने के लिए इस ऑक्सीजन के साथ आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का खुद का एक बॉन्ड कम पड़ा होता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। अब इसको वाटर के साथ हीट किया जाता है क्योंकि हम कहते हैं कि हाइड्रेशन है यानी वाटर ऐड करवा रहे हैं। ये जो H2SO4 है ना, ये बेसिकली क्योंकि कैटलिस्ट है ये वापस एंड पे आ जाएगा, जिस तरह था उसी तरह आ जाएगा, ये यूज नहीं होता रिएक्शन में, आपको पता होगा। तो ये जो था H2O में से एक H तो आके इधर सल्फर के साथ लगेगा, सल्फर का तो स्ट्रक्चर पूरा, सल्फ्यूरिक एसिड का तो स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा, और जो बाकी OH रह जाएगा वो इस CH3 CH2 के साथ OH आके लग जाएगा, तो ये अल्कोहल बन जाएगी,
इसमें इम्पोर्टेंट चीज को मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि इसको एज ए टेस्ट यूज कर सकते हैं टू चेक अनसैचुरेशन। इसका भी मैकेनिज्म है साथ। ये बेसिकली हेलोजिनेशन है, हेलोजन आप ऐड करवा रहे हैं और इसमें आप यूज कर रहे हैं CCl4 जो कि इनर्ट सॉल्वेंट है। तो इसमें आपके पास जो आपने याद रखना है डाइहेलोअल्केन वाला स्ट्रक्चर बनेगा, यानी 2 ब्रोमीन ऐड हो रहे हैं एक टाइम पे, 2 ब्रोमीन 2 हेलोजन ऐड हो रहे हैं जब आप CCl4 को यूज कर रहे हैं उस टाइम पे। ये हर बार नहीं होता है जब आप इनर्ट सॉल्वेंट CCl4 को यूज करते हैं, ये सिर्फ तभी होता है। अब पहले ब्रोमीन जो है वो जब इस स्ट्रक्चर के पास आएगा, इसके पास अगर रिपल्शन की वजह से वो पोलराइज हो जाएगा थोड़ा बहुत, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्योंकि वो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो कह लें कि वो पोलराइज हो गया, पहले वो नॉन पोलर था। अब ये डबल बॉन्ड पे इसने अटैक किया, डबल बॉन्ड हमने तोड़वाना है। डबल बॉन्ड तोड़वा के तो उस हमने ना दोनों बॉन्ड की जगह इधर ब्रोमीन ऐड करवा दिया, यानी इस कार्बन में ने भी ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ, इसने भी एक टाइम पे दोनों इकट्ठे नहीं ऐड हुए। इस कार्बन ने भी ब्रोमीन के साथ एक ही ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाना है और उसी ब्रोमीन के साथ दूसरे कार्बन ने भी बॉन्ड बनाना है, तो इनका आपस का बॉन्ड टूट जाएगा। इनके बॉन्ड तो पूरे हैं लेकिन ब्रोमीन खुद उसने एक बॉन्ड बनाना था, उसके 2 बन गए तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और साथ तो Br नेगेटिव उसी तरह प्रोड्यूस होगा जो आगे यूज हो जाएगा। अब आगे उसी ब्रोमीन के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो बॉन्ड था ये टूट जाता है, यानी ये जो Br पॉजिटिव के साथ था ये बॉन्ड टूटेगा। फिर ब्रोमीन का क्योंकि वो एक ही बॉन्ड मैंने बोला बनाता है तो वो फिर इसके साथ एक ही बॉन्ड बनाएगा तो वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा और दूसरा ब्रोमीन आके इधर ऊपर लग जाएगा। जैसे ही दूसरा ब्रोमीन ऊपर लगता है ना साथ ही ये बॉन्ड टूट जाता है, क्योंकि कार्बन तो बनाता ही 4 बॉन्ड है, वो जब तक ये बॉन्ड तोड़ेगा नहीं तो वो तब तक उधर नहीं बना सकता है। कार्बन कार्बन के बीच में ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये तो बहुत स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेलोहाइड्रेशन, यानी आपने हेलोजन भी ऐड करवाया और हाइड्रेशन, हाइड्रा मींस वाटर, दोनों ऐड करवा रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने वैसे बेसिकली ये बताया हुआ है कि आप वाटर और हेलोजन को आपस में रिएक्ट करवा के तो उससे आप हाइपोहेलस एसिड बनाते हैं, यानी जिसमें OH भी होता है वाटर का और हेलोजन का X भी होता है। जैसे वाटर का OH ये और X की जगह इन्होंने Br यानी हेलोजन लगाया Br, तो हाइपोब्रोमस एसिड। तो अब यहाँ पर इन्होंने वो नहीं बनाया बल्कि डायरेक्ट इन्होंने दोनों का साथ रिएक्शन करवा दिया, बजाय इसके कि पहले उन्होंने रिएक्शन करवाया ब्रोमीन का और वाटर का और उससे जो है उन्होंने हाइपोहेलस एसिड बनाया और उसके बाद उसका जाके एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाया, तो उन्होंने डायरेक्टली इस तरह करवा दिया। अब उसमें होगा ये क्योंकि दोनों से एक एक फंक्शनल ग्रुप जाएगा, जैसे वाटर से जाएगा OH और ब्रोमीन से Br जाएगा, तो एक कार्बन के साथ आके OH लग जाएगा दूसरे के साथ Br, तो ये ब्रोमोहाइड्रन बन गया और बाकी इधर से Br एक बचता था और इधर से एक H बचेगा क्योंकि H2 है 2 H है, तो ये मिलकर HBr बना लेंगे। तो इसमें हमारे पास हो गई हेलोजन भी ऐड और जो है वो वाटर का OH भी ऐड हो गया। ये सारे एल्कीन्स के रिएक्शन है। इपॉक्सीडेशन ये पर ऑक्सी एसिटिक एसिड के साथ इसने रिएक्शन करवाया है और बेसिकली इसमें होगा ये कि आपके पास इपॉक्सी इथेन बनेगा पहले, यानी ये जो डबल बॉन्ड है आपने ये तोड़वाना है। इथेन के सारे रिएक्शन में डबल बॉन्ड पॉलीमराइजेशन, इसमें पॉलीमर्स बनते हैं, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल को आप यूज करके हाई टेम्परेचर पे आप एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि पॉलीमर होता है। इसमें आपने ये थोड़ा सा ये ज़ीगलर कैटलिस्ट बेसिकली इधर है, हाँ ज़ीगलर नेटा कैटलिस्ट, ये आपने देख लेना है कि ये क्या कौन सा है, इससे MCQs आ जाएगा। और बाकी ये पॉलीमराइजेशन इतना कोई इसका कंसेप्ट नहीं दे दिया बना तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फेडरल बोर्ड का कोई पता नहीं होता, कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो आपने तैयारी हर चीज की करनी है। इथीन के N लगा दिया, यानी नंबर ऑफ, यानी जितने भी आपने मॉलिक्यूल आपने यूज करने, यानी कोई भी लॉन्ग चेन कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं लिखा हुआ, नंबर की बजाय N लिख दिया। तो ये बेसिकली होता है इस तरह कि ये इनका डबल बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन के साथ आके एक और इथीन इधर अटैच होगी, उस इथीन का भी जो आपस में बॉन्ड होगा ना डबल बॉन्ड वो टूटा हुआ होगा, तो एक कार्बन का बॉन्ड इधर से अवेलेबल होता है, एक इस साइड से अवेलेबल होता है, तो इधर आके भी कोई चीज अटैच, कोई भी मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है, क्या इथीन का मॉलिक्यूल ही अटैच हो सकता है इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, और ये चेन बनी जाती है। तो N यहाँ पर भी लिख दिया और N यहाँ पर भी, क्योंकि कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं लिखा, N उन्होंने लिखा है कि उसकी वैल्यू जैसे यहाँ पर उन्होंने दी हुई है कि कितनी ज्यादा हो सकती है। अब इतनी ज्यादा बड़ी चेन तो आप इधर पेपर पे तो बना नहीं सकते ना,
साथ ही आपने प्रेशर देख लेना है, कंडीशंस देख लेनी है, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन भी यूज हो रहे हैं, टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस का यूज। अब बेसिकली ये जो हेक्सा 135 ट्राइन का स्ट्रक्चर है, इसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है। आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से जो है वो पाई बॉन्ड बनते हैं, जबकि हाइब्रिडाइज्ड से सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ये डीलोकलाइज होते हैं, यानी ये एक जगह फिक्स नहीं होते, मूव कर रहे होते हैं, एक ब्रिज सा बना रहे होते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ इस तरह मूव कर रहे हैं, आगे वो स्ट्रक्चर भी है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में ये इस तरह से मूव कर रहे होते हैं, जिनमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है ना, उनको कहते हैं वो एल्कीन्स जिनमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं, उनमें ही कॉन्जुगेशन होती है, और उन मॉलिक्यूल्स को हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। तो उसमें जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल का जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये डीलोकलाइज होते हैं, ये ब्रिज की तरह एक्सटेंड कर रहे होते हैं और इस तरह मूव कर रहे होते हैं। ये थोड़ा सा आपने देख लेना है, और नेक्स्ट उनका स्ट्रक्चर भी आगे दिखाया हुआ है। पेपर में आपसे कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के बारे में पूछ सकते हैं। ये डंबल से उन्होंने पाई इलेक्ट्रॉन मतलब बताया हुआ है, और इस तरह ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज और ये ब्रिज की तरह एक्सटेंड कर रहे हैं, इस तरह मूव कर रहे हैं, और ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में ही होती है कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होता है, वो वाली एल्कीन्स। अल्टरनेट यानी एक डबल है फिर सिंगल है, फिर डबल है फिर सिंगल है, इस तरह की एल्कीन्स को कॉन्जुगेटेड कहते हैं। नेक्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन है, ये तो काफी पुराना कंसेप्ट, यानी आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं। तो इसमें पहला रिएक्शन उन्होंने इस तरह दिया हुआ है कि मीथेन में ऑक्सीजन ऐड करवा दिए। फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं, फिर हाइड्रोजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन को, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को, इंक्रीज द नंबर ऑफ बॉन्ड विद कार्बन एंड ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन। जैसे वो भी इस फर्स्ट रिएक्शन से बता सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड कैसे बने हैं, कि यहाँ पर उसका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन गया, तो पहले उसका 0 बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ, तो इधर 1 बॉन्ड बन गया, तो बड़ा ही है ना। और उसके अलावा बॉन्ड मेकिंग ऑफ कार्बन विद एलिमेंट ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे कि Cl का ये Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये सब्स्टिट्यूशन वाला रिएक्शन ही दोबारा दिया हुआ है। कार्बन का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एटम्स के साथ बॉन्ड बनना, ये भी ऑक्सीडेशन ही होती है। और बाकी इसी तरह इसी का ऑपोजिट रिडक्शन होगी, इसमें कुछ खास नहीं है, और ये चैप्टर यहाँ पर ही कवर हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सारे फॉर्मेटिव है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमने ये तुड़वाने इथीन के सारे रिएक्शन में डबल बॉन्ड उसका टूट रहा है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और उसकी बजाय आके इधर एक ऑक्सीजन लगेगी, और ये इस तरह का एक साइकिल जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे इपॉक्सी इथेन कहेंगे। और साथ ये जो बाकी बचा हुआ था CH3COOH, CH3COOH, यानी एक O तो इधर से चला गया ना, तो वो एज अ बाय प्रोडक्ट एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस, इसमें ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कोल्ड टेम्परेचर, ये कंडीशन वगैरह आपने देख लेनी है। डाइक्लोरो इथेन को यूज किया जा रहा है इधर। और पहले इधर ये होगा कि आपने इथीन का रिएक्शन करवाया ओजोन के साथ। ओजोन के जो ओजोन में 3 ऑक्सीजन होती हैं, तो वो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे कि इनका डबल बॉन्ड टूटेगा, और एक कार्बन ने एक ऑक्सीजन के साथ बना लिया, इस ऑक्सीजन के साथ इधर बना लिया दूसरे कार्बन ने, और जो तीसरा ऑक्सीजन है उसने बाकी 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो इसका मोनोजोनाइड। ये काफी अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, और ये बहुत जल्दी रीअरेंजमेंट के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें ओजोनाइड में। अब ओजोनाइड में ये होगा कि जो कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड था ना, वो भी टूट गया, और उधर भी ये जो दरमियान वाली ऑक्सीजन थी ये भी जाके उसके साथ अटैच हो गया। एक कार्बन ने भी उसी के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और एक दूसरे कार्बन ने भी, यानी ऊपर इस तरह का सीन है कि एक ही ऑक्सीजन के साथ दोनों कार्बन ने बॉन्ड बनाया हुआ, नीचे ये कि दोनों ने अलग अलग ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और उन ऑक्सीजन ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। अब ये जो ओजोनाइड है ये भी स्टेबल उस तरह से नहीं होते, और इनसे आगे एल्डिहाइड और कीटोन बनाए जाते हैं जब इनका जिंक वगैरह के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। अभी ये सेपरेटिंग किस तरह से होती है, सेपरेटिंग देखने वाली है। अगर आपने कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर हो ना, तो आपने इधर से एक तोड़ना है, मतलब कट कर देना है, और एक इधर से। तो ये जो बीच वाली ऑक्सीजन है ये वाटर के साथ क्योंकि 2H2O यहाँ पर यूज हो रहा है, तो 2H2O2 बन जाएगा। और ये जो बना था C, ये जो ऑक्सीजन थी
हमने बोला है कि हमने इसको इस तरह से कट किया है। अब ये ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ कार्बन का बॉन्ड टूट गया है। अब वही डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना लेगा, और इस ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन का क्योंकि दरमियान में से भी टूट गया बॉन्ड, तो इन ऑक्सीजन ने भी तो बॉन्ड अपने डबल डबल पूरे करने हैं ना, तो वो कार्बन के साथ बना लेंगे। तो सी डबल बॉन्ड ओ एच एच, ये हमारे पास मेथानल बन जाएगा। दूसरी साइड पे भी यही सीन है, तो वो भी मेथानल बन जाएगा। इसके अलावा वो आपको दूसरे स्ट्रक्चर्स भी दे सकते हैं कि इसका ओजोन एनालिसिस के बाद कैसे प्रोडक्ट बनेगा। तो आपने ये इस तरह से करते हैं, ये कि इधर से कट किया और इधर से किया, तो ये ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है ये तो H2O2 बना देगा, 2H2O2। अब ये H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसे कहते हैं शायद, इसका जिंक के साथ रिएक्शन होगा तो ये जिंक ऑक्साइड बना देगा और साथ वाटर बना देगा।